इस वीडियो में हम समझेंगे प्रमेय 6.1 को, जिसे थेल्स प्रमेय कहा जाता है। स्टेटमेंट आपको नीचे दिख ही गया होगा। इसको कैसे प्रूव करेंगे और क्यों प्रूव करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे पेपर में कैसे आएगी। क्या ये स्टेटमेंट लिख कर आएगा? जी हाँ, ये स्टेटमेंट लिख कर आएगा और आपको ये थ्योरम प्रूव करनी होगी। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे थ्योरम 6.1 की, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पूरे 4 से 6 नंबर के लिए। ये थ्योरम इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बार बार यही थ्योरम रिपीट होती है। अभी हम लोग बात करेंगे 6.1 की। पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा क्या लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं फिर स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कह रहे हैं यदि एक त्रिभुज की, तो हमने बनाया यहाँ पर क्या, एक बना देंगे हम लोग क्या, त्रिभुज। एक एक चीज़ समझेंगे, क्यों ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है सब कुछ समझेंगे। एक त्रिभुज बना दिया और इस त्रिभुज का नाम रख दिया मैंने ए, और यहाँ पर नाम रखा मैंने बी, और ये हो गया हमारा सी। ये त्रिभुज बन गया। कह रहे इसमें एक त्रिभुज है और इसकी एक भुजा के समांतर। एक भुजा, तो एक भुजा बी सी भी हो सकती है, एक भुजा ए बी भी हो सकती है, ए सी भी हो सकती है, कोई भी ले सकते हो। तो हम नीचे वाली भुजा ले लेते हैं। ये वाली भुजा ले लिया। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो ये एक भुजा हो गई, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। क्या खींच दी जाए? एक रेखा खींच दी जाए। तो देखो जरा क्या कह रहे हैं, इस भुजा के समांतर एक कोई दूसरी रेखा ऐसे खींच दी जाए जो कि दोनों शेष भुजाओं को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेदित करती है। तो ये BC जो है वो इस वाली रेखा के क्या है, समांतर है। ऐसा मैंने खींच दिया। अब मुझे तो यहाँ से दिख रही है कि समांतर है, आपको नहीं दिख रही है तो समझ जाइएगा समांतर ही है। इसको हमने यहाँ पर D लिखा और यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, E मान लिया। खींच दी जाए तो क्या होगा, आगे पढ़िए। फिर लिखा है तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो अन्य दो भुजाएं कौन सी है, ए और बी और ए और सी, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब ए डी और डी बी आपस में क्या हो जाते हैं, ए डी अनुपात डी बी निकालेंगे, ए ई अपॉन ई सी निकालेंगे तो सेम आना चाहिए। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको करने से पहले कैसे एग्जाम में लिखना है उसको समझो। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि दिया है। क्या लिखना होगा, दिया है। जो जो चीज़ मुझे दी है उसे लिख लेते थे, ठीक है। देखिए ध्यान से, जो हमें दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें पहले ही दे रखा है इन्होंने कि जो BC है उसके समांतर एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है D। BC समांतर क्या है, D है। अब हमें क्या सिद्ध करना है वो देखिए, ठीक। क्या सिद्ध करना है वो देखिए। अब ध्यान से सुनिए, इन्होंने कहा था कि एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है AD अपॉन DB। तो हम लिखेंगे AD अपॉन DB इक्वल टू, फिर AE अपॉन EC, ये EC, ये मुझे अपने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, ठीक है। इसे थेल्स थ्योरम कहते हैं। क्लियर है इतनी चीज़? आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अब हम लोग लिखेंगे कि इसकी क्या, उपपत्ति। क्या लिखेंगे हम लोग, उपपत्ति इसकी करेंगे। और उपपत्ति करने से पहले देखिएगा ध्यान से, डायरेक्ट इसकी उपपत्ति करना शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, ठीक। उपपत्ति करने के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। हमने क्या किया, इसमें ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने इसे यहाँ से क्या कर दिया है, ज्वाइन, ठीक। और उसके बाद इसको भी हमने एक यहाँ से लेकर एक लंब डाल दिया। क्या डाल दिया, लंब। तो ई से जैसे ही हम इसके ऊपर लंब डालेंगे, इसका नाम मैंने मान लो दे दिया यहाँ पर M नाम दे दिया। M नाम हो गया। अभी ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज बन गए हैं। कौन कौन से त्रिभुज बन गए हैं, एक त्रिभुज बन गया हमारा AE और D, और दूसरा त्रिभुज बन गया है BE और M।
दो त्रिभुज यहाँ पर हो गए। अभी यहाँ लिखा हुआ है क्या, बी ई और एम, और हम यह कह सकते हैं कि बी ई डी भी तो क्या है, त्रिभुज ही है। हम इन दोनों त्रिभुजों में क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए ई और डी का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, ए ई और उसके बाद डी का क्षेत्रफल। तो ए ई डी का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला होता है 1/2 लिखेंगे और लिखेंगे आधार, आधार गुणे ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है। एक एक चीज़ समझेंगे। तो ए डी और ई या ए ई डी एक ही बात हुई। इसका मुझे अगर एरिया निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी ऊंचाई चाहिए और साथ ही साथ आधार चाहिए। आधार वो होगा जिस पर हमने लंब डाला होगा, तो इसलिए ए से लेकर डी तक मेरा आधार होगा। ध्यान दीजिएगा, ए से लेकर डी तक आधार होगा। तो ए से लेकर डी तक आधार है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ए डी लिखेंगे। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई वो होगी जो 90 डिग्री से नापी गई है, तो एम ई या ई एम हमारी ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई को हम क्या लिख लेते हैं, मान लीजिए हमने लिखा ई एम। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप आगे देखिए, इसी प्रकार से हम बी ई और डी का निकालेंगे। अब समस्या इस बात की है कि यही क्यों निकाल रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ए डी हमें अब यहाँ मिल चुका है। अब हम डी बी किसी प्रकार निकाल ले जाएं, काम हो जाएगा। क्या निकाल ले जाए, डी बी। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमने इसका निकाल लिया। अब हम लिखेंगे त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 1/2 लिखा। अब इसका आधार क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर मैंने यहाँ पर एक ऐसे त्रिभुज बना दिया, मान लीजिए हमने एक ऐसे त्रिभुज बना दिया, ठीक। अब आपसे कहा गया कि इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप इसमें बाहर से भी क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर डाल सकते हो। अब जब आप यहाँ से बाहर से परपेंडिकुलर डालोगे तो इसकी ऊंचाई तो यही होगी ना, ये वाली ऊंचाई। देखिए चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, पर आराम से अगर आप पेशेंस के थ्रू समझोगे तो सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी ये इसकी ऊंचाई होगी कि नहीं, तो जब बी ई डी का तुम निकालोगे तो फिर क्या लिखोगे कि ई एम ही मेरा लंब हो जाएगा, वही मेरी ऊंचाई हो जाएगी। आई बात समझे। इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब बी ई डी का तुम क्षेत्रफल निकाल रहे होगे तो तुम्हें 90 डिग्री वाली ऊंचाई चाहिए होती है, क्योंकि ये देखिए इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री पे नहीं है, यहाँ 90 का नहीं बन रहा है, सो ये ऊंचाई नहीं होगी। ऊंचाई क्या होगी, ये जो आप देख रहे हो यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर है इतनी चीज। आधार कौन होगा, बी और डी ही आधार होगा। समझ गए बात को। तो ये हमारा हो गया, बी डी हमारा आधार हो जाएगा, या हम इसको डी भी लिख सकते हैं। ऊंचाई हमारी ई एम ही रहेगी, वही फॉर्मूला हो गया। दो चीज़ें हो गई। क्लियर है इतनी चीज़। अभी देखो, इसे अगर हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और दोनों समीकरणों को डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और उसके बाद डिवाइडेड बाई क्या, 2। 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, और नीचे देखिए कैसे डिवाइड होता है, ये बटे ये हो जाएगा। तो त्रिभुज किसका क्षेत्रफल, बी ई डी का क्षेत्रफल। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जब आप डिवाइड करेंगे तो 1/2 लिखेंगे, ए डी लिखेंगे, ए डी लिखेंगे और ई एम लिखेंगे। देखिए कैसे होता है, लेफ्ट इस साइड का इस साइड और उस साइड का उस साइड। अब 1/2 और उसके बाद डी बी और उसके बाद ई एम। अब उसके बाद देखिए ई एम से ई एम क्या हो गया, कैंसिल। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास केवल बचेगा त्रिभुज, दिख रहा है ना आपको, क्या बचेगा, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल बराबर, इधर बचेगा ए डी अपॉन क्या बचेगा, डी बी बचेगा, ए डी अपॉन डी बी। ये हो गया समीकरण नंबर कितना, 3। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे मैंने इसका एरिया निकाल लिया। ठीक इसी प्रकार अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से हम लोग एक लंब को ड्रॉ करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब डालते हैं, इधर से एक लंब डाला मैंने, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, एन रख दिया,
और इसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। समझ गए बात को। अब जब मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया, इस समय ये लंब है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम ABD का निकालेंगे और फिर से हम CDE का निकालेंगे और उसी प्रकार ऐसा ही सेम काम फिर से करेंगे। आई बात समझे। सेम काम हम क्या करेंगे, फिर से करेंगे। तो अब हम इस सेम वाले काम को थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार। क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज फिर से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A, उसके बाद B, यही नाम दिया जाएगा AED। देखिए A, E और D, इस बार आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसी प्रकार AED का क्षेत्रफल, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। AED का क्षेत्रफल अपॉन में CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान थ्योरम है, इसमें कुछ है नहीं। 1/2 बेस क्या रहेगा, वही AE रहेगा, तो AE लिख दिया मैंने बेस को। क्लियर है इतनी चीज़, AE बेस हो गया। उसके बाद देखिए AE लाना था मुझे, AE आ रहा है, अब EC भी आ जाएगा अभी अपने आप। इसका जो लंब होगा वो क्या होगा, DN होगा, DN लिख दिया। फिर उसके बाद 1/2 फिर से होगा, इसका बेस क्या होगा, EC होगा, EC लिख दिया मैंने। लंब क्या होगा, DN होगा, जिस प्रकार उसमें किया था। क्लियर है इतनी चीज़, ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। क्या है, जहाँ समस्या है वहाँ पूछ लीजिएगा। क्या किया मैंने, जो काम इधर किया था, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए DN से DN क्या हो गया, कैंसिल आउट। 1/2 से 1/2 भी कैंसिल आउट हो गया। जो बचा लिख लीजिए, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर क्या बचता है, AE अपॉन EC। और ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 था, तो वो हो गया 4। अब ध्यान से देखिए, बस एक लाइन बची और थ्योरम खत्म। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको देखूं, इसे अगर मैं देखूं यहाँ पर और इसे देखूं मैं यहाँ पर, तो इन दोनों में, इसमें और इसमें, यही मुझे लाना था, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन AED और यहाँ पर BED, यहाँ पर AED, लेकिन यहाँ पर सारा काम खराब किए है CDE। अगर ये CDE और BED आपस में बराबर हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा। समझ गए। तो सारा खेल बिगाड़े कौन बैठा है, सारा खेल बिगाड़े बैठा है BED और CDE। अब इसे अगर आपने बराबर दिखा दिया तो सारा काम हो जाएगा। अभी समझेंगे इस क्वेश्चन को, इन दोनों को बराबर कैसे दिखाओगे। ठीक है, ध्यान से समझो। अभी मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ, आप इसका 1 सेकंड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे आसान थ्योरम आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, जितना आसानी से हम इसे बताएंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब कुछ हम जो आपको बताएंगे वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए ध्यान से, इतना मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब हम किसी प्रकार BED और CDE को बता देते हैं, लेकिन उससे पहले हम पहले कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पे कौन है, BE। देखिए, अगर एक ये लाइन पैरेलल हो और दूसरी लाइन ये पैरेलल हो, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऐसे ये एक ट्रायंगल और ऐसे ये, ठीक, और उसके बाद इसको ज्वाइन करती हुई ये और ये, तो ये वाला जो अगर ये ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल मेरा बन रहा है। देखिए ध्यान से, एक ये बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है। ठीक, अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों का बेस कैसा है, सेम है, और हाइट तो सेम होगी ही क्योंकि पैरेलल लाइन है। समझे बात को। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, कुछ मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए, अगर सीखना है तो पेशेंस रखना होगा। ठीक, ये एक लाइन पैरेलल है, ये एक लाइन पैरेलल है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक, ऊंचाई हो गई। अब मैं ऐसे एक इसको डिवाइड कर देता हूँ। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, अगर आपको इसका एरिया निकालना हो तो आप ये वाला बेस लोगे और ये वाली इसकी हाइट लोगे। वो वाली हाइट और ये वाली हाइट आपस में बराबर है। ठीक, तो इस वाले का एरिया अगर निकालना है तो ये वाला बेस और ये वाली हाइट, तो मान लीजिए बेस है 10
हाइट है 2, आपने फॉर्मूला लगाया 1/2, आपका कुछ आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 10। ठीक, अब आप इसका एरिया निकालना जा रहे हैं। ठीक है, इसका निकालने जा रहे हैं, इसका भी बेस है 10 और हाइट है मेरी 2, सेम एरिया आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब अगर दो पैरेलल लाइन है और बेस सेम है उनका, तो उनके एरिया आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। समझ गए बात को? तो अभी इसको कैसे लिखोगे? ठीक, देखो ध्यान से लिखोगे, त्रिभुज BED व त्रिभुज CDE, त्रिभुज BED व त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल समान होगा, समान होगा, क्योंकि क्या? BC पैरेलल क्या? DE व आधार क्या है? समान है। आधार क्या है? समान है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? बराबर। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये और ये पार्ट आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। आई बात में? क्योंकि ये इनका जब ये वाला पूरा इसके बराबर तो ये वाला पूरा इसके बराबर। समझ गए? तो ये हो गया हमारा AD अपॉन क्या? DB और ये हो गया AE अपॉन क्या? EC। यही थी मेरी क्या? थेल्स थ्योरम। अब यही थ्योरम बच्चों को इतनी ज़्यादा कठिन लगती है और मैंने कितने मिनट में बता दी? मात्र 15 मिनट, और पूरी थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा किसी को। इस थ्योरम को करने के बाद एक छोटा सा डाउट हम आपका और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब वो डाउट क्या है उसे पहले समझ लीजिए अच्छे से। मान लीजिए, पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ, और बिल्कुल ऐसा डाउट क्लियर होगा जो आप जिसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से, क्वेश्चन करते वक्त अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ पूरा चैप्टर रीड कीजिएगा मेरे साथ इसको पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छे से सीखना है तो एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर जी थेल्स थ्योरम तो कहती है कि AD अपॉन DB, ये कहती है, और ये कहती है AE अपॉन क्या? EC। सर ये थेल्स थ्योरम है, लेकिन मैं अगर कह दूं कि AB, अगर मैं कह दूं AB मतलब ये पूरी और इसका आधा, मतलब फिर पूरा और फिर आधा, तो क्या गलत होगा? नहीं, बिल्कुल सही होगा। समझ गए बात को? ये पूरा फिर उसके बाद इतना आधा, बिल्कुल सही होगा। फिर डाउट मन में आया कि सर अगर AD पहले ले लूँ मैं, फिर उसके बाद फिर पूरा ले लूँ मैं, फिर मैं AE ले लूँ, और सर फिर मैं ले लूँ AC, तो क्या गलत होगा? जी नहीं, वो भी सही होगा। प्रूफ करके देखो। ऐसा नहीं, प्रूफ मांगता है बच्चा। ठीक है, समझो, इतने आराम से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। AD अपॉन DB इजकल टू AC अपॉन AE अपॉन EC, ये मैंने ले लिया जो अभी थेल्स थ्योरम के थ्रू आया था। अब मैं उससे ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक, AD को AD लिखा, DB को DB लिखा, 1 इसमें ऐड कर दिया, इजकल टू AE लिखा, EC लिखा, 1 इसमें ऐड कर दिया, दोनों पक्षों में एक जोड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसका LCM ले लूँ, AD तो DB उधर पहुंच जाएगा, DB हो गया, अपॉन में क्या हो गया? DB। समझ गए? फिर उसके बाद देखो AE हो गया, AE हो गया, EC उधर चला जाएगा, LCM लेंगे तो नीचे क्या आएगा? EC। AD में DB जोड़ो, AD में DB जोड़ो, क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा, अपॉन में DB बन जाएगा कि नहीं? AE और EC, AE में EC जोड़ो, क्या बन जाएगा? AC बन जाएगा, और अपॉन में EC बन जाएगा। लो, ये प्रूफ हो गया कि नहीं बच्चा? प्रूफ हो गया ना। ऐसे खेल है मैथ, और कुछ नहीं है, एकदम खेल। सब समझ में आएगा अगर ट्रायंगल आप मेरे साथ पढ़ोगे, एक एक क्वेश्चन सब कुछ समझ में आएगा। इन 2 वीडियो डालने के बाद मैं रिस्पांस देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ट्रायंगल अच्छे से समझ में आ रहा है।
और कितने लोग इसको लाइक कर रहे हैं, कितने लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं। इन वीडियो के थ्रू मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बहुत सारे चैप्टर हम सब पढ़ा चुके हैं, ट्रायंगल बचा था उसे भी कंप्लीट कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद हम आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ा देंगे, मतलब रचनाएं पढ़ा देंगे। रचनाएं पढ़ाने के बाद फिर मुझे नहीं लगता कि मैथ्स में आपके लिए कुछ बचेगा, हर चीज़ मैं क्लियर करूँगा। तो अभी वीडियो को समाप्त करेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। धन्यवाद।